नमस्कार साथियों। आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और ये जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसमें लगभग 30 नंबर का आपका स्कूल मैनेजमेंट का बेस रहेगा, जिसमें 15 प्रश्न जो हैं वो आपके मैनेजमेंट के आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार लगभग 30 नंबर का वेटेज आपका स्कूल मैनेजमेंट का रहेगा, इसलिए इस पोर्शन को हम हल्के में नहीं ले सकते। साथियों, इससे पहले कि स्कूल मैनेजमेंट के इस मॉडल टेस्ट पेपर पे हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, स्कूल मैनेजमेंट के 10 पेपर हमने टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। लगभग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके स्कूल मैनेजमेंट का सारा कोर्स जो है वो इकट्ठा करके आपको एक पीडीएफ के रूप में देंगे और साथ ही इसके ऑनलाइन टेस्ट भी 10 होंगे। उन टेस्टों के माध्यम से भी आप अपने स्तर का परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो आज टेस्ट सीरीज है, स्कूल लेक्चर में अभी जो इनकी क्रियाविधि चल रही है, मतलब आपका स्कूल कॉलेज लेक्चर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इसके बाद में बहुत अच्छे सेलेक्टेड प्रश्न हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से एक बार इसको पूरी वीडियो को देखना है और यदि आपको इस तरह अच्छा लगे, प्रश्नों का लेवल ठीक लगे आयोग के अनुसार, तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, स्कूल मैपिंग के नजरी नक्शे में स्कूल जाने वाले बालक को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो वो आपका आंसर जो है वो 4 नंबर का आएगा, ग्रीन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखिए, हमारे प्रश्नों की विशेषता यही होती है कि केवल एक प्रश्न का मतलब एक प्रश्न नहीं होता है, उससे संबंधित उसके आसपास जितने भी जो है प्रश्न बन सकते हैं वो उसमें आपको सारे मिलेंगे। तो देखिए, साला मानचित्रण का इसमें यहाँ पे बताया गया है कि साला मानचित्रण का सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ। तो आपका देखिए यहाँ फ्रांस देश आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस में 1963 में साला मानचित्रण शुरू हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ चल रहे हैं। स्वीडन देश के सहयोग से भारत में ये शुरू हुआ था 1992 में। इसके बाद में ये देखिए, इसमें नजरी नक्शा बनाने हेतु कम से कम 6 और अधिकतम 22 सदस्यों का दल होता है। आपको पता हो तो पिछली जो आरपीएससी की स्कूल लेक्चर की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि नजरी नक्शा बनाने वाली टीम में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो उसमें जो विकल्प थे वो 16, 18, 20 और 22 थे। तो आपको 22 आंसर इसमें करना है। ठीक है, 4 चरणों में इसमें विभाजित करते हैं, 22 सदस्यों का आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको चिन्हित करना है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, बिल्कुल सही है। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल हैं, ये भी आपकी सही है। प्रोफेसर यशपाल समिति जो 1993 में गठित हुई थी, इसका विषय भी बिना बोझ के सीखना है, ये भी सही था। विद्यालय परिसर के अवधारणा का क्रियान्वयन सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ, तो ये विकल्प आपका गलत है, क्योंकि राजस्थान में नहीं, यूपी में सबसे पहले विद्यालय परिसर की अवधारणा का विकास हुआ था। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेनरी फ्यूल ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जनरल एंड
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इस जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक में ही उन्होंने प्रबंध के 14 सूत्र, 14 सिद्धांत बताए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। वर्तमान में राजस्थान सरकार में स्कूली शिक्षा के प्रभारी मंत्री बुलाकी दास कल्ला हैं, बीडी कल्ला हैं, ये बात सही है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राज्य को शैक्षिक प्रशासन हेतु 9 मंडलों में बांटा गया है, ये भी आपकी बात सही है। आरटीई 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सर्व शिक्षा अभियान का निदेशक या कमिश्नर होता है, ये भी वाक्य कथन आपका सही है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1956 में नहीं हुई थी, 1950 में इसकी हुई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की। बाद में 1997 के वर्ष में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अलग अलग कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको चिन्हित कीजिए। प्रतिवर्ष 15 मई तक विद्यालय योजना जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य है, ये बिल्कुल बात सही है। यदि आप विद्यालय योजना बनाते हैं तो 15 मई तक ये जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा स्टेटमेंट है, विद्यालय योजना को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय योजना के 9 चरण होते हैं, बिल्कुल सही है, विद्यालय योजना के 9 ही चरण होते हैं। विद्यालय योजना में एक सत्र में 6 मूल्यांकन नहीं होते हैं, एक सत्र में 3 मूल्यांकन होते हैं, यही आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6 के बजाय यदि 3 होता तो ये वाक्य सही होता और यह आपका आंसर हो गया। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं और उनसे संबंधित विचारक दिए हुए हैं, चिन्हित कीजिए कौन सा युग्म सही नहीं है। पाठशाला समाज का लघु रूप है, जॉन डीवी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक है, एस.सी. वेल्स ने कहा था, ये भी सही है। विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिंब है और उसे होना ही चाहिए, ये हुमायूं कबीर ने कहा था, बिल्कुल सही है। ये जो 4 स्टेटमेंट है साथियों, ये चारों स्टेटमेंट कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया था, इसलिए इन चारों को आपको एक ही जगह शामिल करके हम लोगों ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आप चारों के चारों स्टेटमेंट्स को एक ही जगह पढ़ के याद कर ले और भविष्य में यदि परीक्षा में रिपीट होता है तो आपके गलत होने की संभावनाएं खत्म हो सकें। चौथा जो स्टेटमेंट है, एक अध्यापक कभी भी सच्चे तरीके से नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं देख रहा हो। तो ये जो सीख रहा हो, तो ये जो स्टेटमेंट है वो महात्मा गांधी का नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आप ये टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 पेपर आपको मिलेंगे, प्रत्येक पेपर में आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, 200 रुपए इसकी कीमत होगी। जो प्रत्येक 10 पेपर हैं उनमें कुछ यूनिट टेस्ट हैं और कुछ संपूर्ण सिलेबस पे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, इस टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी आपको ताकि आप प्रिंट निकलवा के पढ़ सकें, और इसके बाद में इससे जो भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं लगभग 250 प्रश्नों के एक अलग से पीडीएफ आपको और दे देंगे, ताकि किसी भी एक्स्ट्रा जो है मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको कलेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये रहा थोड़ा सा इसमें ब्रीफ, हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट के प्रबंध की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मैंने बताया। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको चिन्हित करना है। देखिए एसडीएमसी में कुल 23 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। एसडीएमसी में 23 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है।
एसएमसी में 16 सदस्य कार्यकारिणी जो होती है वो 16 सदस्यों की कार्यकारिणी होती है, ये भी सही है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक की वर्तमान में 33% है। देखिए पहले जो ये आरटीई एक्ट जो है 2011 में ये प्रावधान था कि जो एसएमसी की बैठक होगी उसमें न्यूनतम 33.33 मतलब 1/3 पार्ट सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन यही और बाद में लोग पहुंच ही नहीं पाते थे और वो कोरम की पूर्ति के अभाव में मीटिंग्स हो ही नहीं पाती थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वर्तमान में जो राज्य सरकार ने इस 33% के जो क्राइटेरिया था उसको डिक्रीज करके अब 25% ही कर दिया है। तो 25% यहाँ पे सही होता, तो ये आपका आंसर तो 3 नंबर का हो गया। 33% के बजाय यहाँ 25% होना चाहिए था। एसएमसी की वर्ष में न्यूनतम 3 बैठकें होना जरूरी है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो 3 नंबर का आंसर इसमें हो गया है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। देखिए सर्वप्रथम फ्रांस में साला मानचित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। 1963 को भी ध्यान रखना है और फ्रांस को भी आपको ध्यान रखना है। साला मानचित्रण का प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में एक आएगा, ठीक है। आगे देखो, सर्वप्रथम राजस्थान में साला मानचित्रण की शुरुआत 1992 में हुई थी स्वीडन की सहायता से, ये भी आपका सही है। नजरी नक्शा बनाने में कम से कम 6 सदस्य, अभी हमने बात की थी, और अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और नजरी नक्शा बनाने में मेंटल का चिन्ह सिद्धांत नहीं यूज किया जाता है, ये अलग है, टोलमैन का सिद्धांत यूज किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। आपका आंसर हो जाएगा 4। यूडाइस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए डाइस से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेम्पररी इश्यू है। हमेशा हर साल हर स्कूल से डाइस भरवाई जाती है, ताकि उसमें जो भी स्कूल से संबंधित जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट है स्कूल से संबंधित, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, उनके बारे में संपूर्ण रूप से उनकी डिटेल्स इसमें यूडाइस में होती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है यूडाइस के बारे में। 2 चीज आपका ध्यान रखना है, एक तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। तो फुल फॉर्म जो होती है यूनिफाइड जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये तो उसकी फुल फॉर्म हो गई। तो आंसर तो आपका यही हो गया। अब आपको यूडाइस के बारे में कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि यूडाइस में जो अंक होते हैं वो आपके 11 अंकों का एक जो कोड होता है, उसमें 2 तो जो सबसे पहले वाले 2 जो होते हैं कोड वो राज्य के होते हैं, फिर 2 जिले के होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार गांव के कोड पूछ लिए थे कि बताइए डाइस में गांव के कोड कितने अंकों के होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारे 2-2 के ही हैं गांव के अलावा। तो फिर 2 अंक आपके उपखंड के होते हैं, फिर 3 अंक आपके गांव के होते हैं, और फिर लास्ट वाले 2 अंक आपके स्कूल के होते हैं। तो देखिए 11 हुए कि नहीं हुए, 2 और 2 4, 2 6 और 3 और 2 11, तो 11 अंकों का कोड होता है। इसमें गांव वाला पिछली बार पूछा गया था गांव में कितने कोड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। समग्र शिक्षा अभियान में वर्तमान में केंद्र और राजस्थान के बीच योजना के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न कितना है? तो ये आपका जो आंसर होगा वो तो 40-60 होगा, यानी पहले 90-10 भी था, कभी 75-25 का भी था, वर्तमान में 60-40 का अनुपात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं वो नीचे व्याख्या में दे दिया है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो वहां से डाउनलोड कर लेना, मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA कब शुरू किया गया? तो देखिए 2015 में ये RAA जो है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है वो शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी सीखने में जो 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनके अवलोकन, प्रयोग, आविष्कार, ड्राइंग, निर्माण आदि गतिविधियों के माध्यम से कक्षा कक्ष के अंदर और कक्षा कक्ष के बाहर जो भी क्रियाएं होती हैं उनको उसके माध्यम से उनमें ज्ञान प्रेषित करने के लिए जो सारा जो है फंडा चलाया जाता है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में कुछ वाक्य दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 को हुई थी, ये आपको पता है।
ये जयपुर से अजमेर 1961 में, बिल्कुल 4 साल बाद में 1957 में जब इसकी जयपुर में स्थापना हुई थी, बाद में प्रतिरोध ये जो प्रतिकार हुआ, लोगों ने ये कहा कि सारे जो राजकीय संस्थान हैं वो जयपुर में कैसे हो सकते हैं, अजमेर में भी कुछ उसका ऐतिहासिक महत्व है। तो अजमेर में 4 साल बाद में 1957 से 1961 में जयपुर से जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा, ये बिल्कुल सही है। और इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में सारी चीजें हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सहित कुल 63 सदस्य होते हैं। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, 63 और 36 में अंतर आप समझ नहीं कर पाओगे और मार्क इसको गलत मार्क कर दोगे और आपके बहुत सारे लोगों के पीछे चले जाओगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 63 नहीं 36 सदस्य हैं साथियों, ये ध्यान रखना है आपको। 13वां प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संगीत भूषण परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, ये यही गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। संगीत भूषण की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करवाता। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज प्रथम पुरस्कार में 4000 रुपये दिए जाते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2 स्तरों पर की जाती है और अपने राजस्थान में 234 बालकों का चयन होता है, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये गलत है। नजरी नक्शा निर्माण में लाल रंग के ब्लॉक का यानी केवल बाउंड्री लाल रंग होती है, तो उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जो लड़के स्कूल नहीं जाते उनको चिन्हित करने के लिए लाल रंग का ब्लॉक जिसमें केवल बाउंड्री लाल रंग की होती है उसको प्रयोग नजरी नक्शे में किया जाता है। 15वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, SIERT का प्रश्न है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, उदयपुर में है, उसी से संबंधित प्रश्न है। महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें से कहीं ना कहीं प्रश्न, चाहे मेहरोत्रा प्रश्न से आए, चाहे इसके कुल विभाग कितने होते हैं, या SIERT का फुल फॉर्म क्या है, या अभी जो 2018 में ये चर्चित रही वो उसका वजह क्या है, तो ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपका राजस्थान जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बिल्कुल सीमित सा कोर्स है आपका मैनेजमेंट का, इसको तो आप टिप्स पे ले सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 10 पेपर हम देंगे उसमें आपका सारा महत्वपूर्ण कंटेंट, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल परीक्षा से संबंधित परीक्षा में महत्वपूर्ण नहीं है, उसको स्किप करते हुए ग्रेवी बना के हम आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो परीक्षा में आपको एक बहुत कम समय में रिवाइज भी कर पाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी हो जाएगा। देखिए, आपका जो प्रश्न है इसमें, कौन से दिन, माह एवं वर्ष को SIERT का RSERT के रूप में पुनर्गठन हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न को इसकी स्थापना और मेहरोत्रा समिति के बजाय यदि मैं परीक्षक हूं तो यही प्रश्न पूछो एज इट, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 अगस्त 2018 को इसको SIERT से बदल के RSCERT के रूप में पुनर्गठित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए SIERT की फुल फॉर्म यहाँ पे दे दी है कि ये जो NCERT की स्थापना के बाद 11 नवंबर 1978 को जब SIERT की स्थापना उदयपुर में की गई थी, तो कौन सी समिति की सिफारिश पे की गई थी, मेहरोत्रा समिति। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, SIERT का कार्यालय कहाँ है वो भी मैंने यहाँ पे उदयपुर आपको बता दिया है, ठीक है। और ये 2000 पहले एक निगम के रूप में काम करती थी और अभी ये 2002 के बाद में एक राजकीय संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें 9 विभाग हैं, SIERT में 9 विभाग हैं। एक बार 2016 या 13 में एक एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था कि SIERT में कितने विभाग हैं, और एक बार पूछ लिया गया था कि SIERT में निम्न में से कौन सा विभाग नहीं है। तो साथियों, इसको रटना नहीं है, लेकिन माइंड में एक फ्रेम बना के जरूर रखना है कि SIERT के 9 विभाग हैं, उन 9 विभागों का नाम क्या है, और कुछ अलग 3 तो इसमें से दे देगा, एक अलग दे देगा जिसको आपको चयन करवा सकता है। तो कौन कौन से 9 भाग हैं? मानविकीय और समाज विज्ञान अनुभाग है, दूसरा है विज्ञान और गणित अनुभाग है, मनोविज्ञान के आधार तथा व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग है, शिक्षक शिक्षा 4थे नंबर का है, शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक अनुभाग है,
शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग है। इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग है, शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग है, अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग है। इस प्रकार 9 अनुभाग हैं SIERT के बारे में। एक बार दोबारा इसमें देख लीजिए, कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए SIERT का नाम आपको ध्यान रखना है, 14 अगस्त 2018 की डेट ध्यान रखनी है, मेहरोत्रा समिति को ध्यान रखना है, 11 नवंबर 1978 को ध्यान रखना है, उदयपुर में इसकी स्थिति है उसके बारे में ध्यान रखना है, 2002 से राजकीय संस्था है इसके बारे में ध्यान रखना है, और उसके कुल 9 विभाग हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना है। और कौन कौन से 9 विभाग हैं उनका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब SIERT के कुछ कार्य हैं जो भी यहाँ पे मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ये आप पढ़ सकते हैं, PDF आपको मिल ही जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था या द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है यूनेस्को के द्वारा ये सहायता दी गई थी। 3 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे डाइस का फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया, क्योंकि एक बार पूछा था कि डाइस के फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। 1995 में यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से, 1995 की डेट बता दी है, ये किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से हुई है। और इसका संचालन कौन कर रहा है? न्यूपा कर रहा है। न्यूपा के फुल फॉर्म पूछी थी पिछली बार, आपको पता हो तो, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं पे बता दी का एक विभाग है EMIS। तो EMIS का जब न्यूपा का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो EMIS की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है EMIS का फुल फॉर्म है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। डाइस की शुरुआत 1995 में मैंने आपको बताई दी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम करके आपके लिए लेके आए हैं साथियों। देखिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? भैया ये आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो 1957 में इसकी स्थापना के बारे में ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया था 4 वर्ष बाद में 1961 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। पहले जयपुर में थी ये स्थापना, फिर बाद में 61 में वहां पे कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसके जो सदस्य हैं वो 42 सदस्य हैं भाई। तो यहाँ पे जो सदस्य हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित है। ऐसे कैसे प्रश्न पूछा था भाई पिछली बार, तो राज्य सरकार के नामित सदस्य कितने हैं? 17 सदस्य हैं नामित है। वर्ष 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसमें एक अनुशंसा की गई थी कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। अतः राजस्थान सरकार ने 4 दिसंबर 1957 पर बात पहले ही कर चुके हैं, 57 में जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसमें 41 सदस्य हैं। अब ये पीछे जो मैंने बताया था 63 विकल्प देके 36 वहां पे बताया था, वो ध्यान रखना। अक्टूबर 2018 तक तो इसमें 36 ही होते थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य 41 हैं, और सचिव को मिला दें तो इसके कुल सदस्यों की संख्या 42 हो जाएगी। भाई ये प्रश्न अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अब इसके 42 सदस्य किस प्रकार के होते हैं, ये सारी यहीं पे आपको देने का प्रयास किया है कि देखिए, एक तो इसका अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष के बारे में एक बार प्रश्न पूछा था कि RPSC राजस्थान ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वहां पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो है राज्य सरकार, और ऐसे 4 विकल्प दिए हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो मनोनीत होता है, और राज्य सरकार उसको मनोनीत करती है, ये ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य होते हैं भैया, इसमें 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 2 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है, ये ध्यान रखना। इसमें 7 जैसे मनोनीत सदस्य होते हैं, 7 ही निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17 सदस्यों का होता है, और प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्यों की संख्या होती है 2। ये आपको ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश हम लोगों ने की है।
18वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रथम विश्व की प्रथम जम्बूरी स्काउट मेला 1920 में हुआ था, बिल्कुल सही है। लंदन में हुआ था, ओलंपिया नगर में हुआ था, जिसमें 33 देशों ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, इस लाइन में से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम जम्बूरी मेला कहाँ हुआ, प्रथम जम्बूरी मेला कब हुआ, प्रथम जम्बूरी मेला में कितने देशों ने भाग लिया। तो ये सारी जो हमने कोशिश ये की है, एक ही लाइन में आपको 4-4, 5-5 फैक्ट आपको मिल जाएं। फिर 23वीं विश्व जम्बूरी मेला जो है वो जापान में हुआ था, यामागुची किरारा, ठीक है, जिसकी थीम थी आत्मा की एकता। भैया ये उल्टा कर दिया, यहां पे आत्मा की एकता की जगह एकता की आत्मा होती ना, एकता की आत्मा, तो ये सही होता तो उत्तर तो आपका यही निकल गया, 2 नंबर का आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे और पढ़ो। 24वीं विश्व जम्बूरी का आयोजन 2019 में हुआ, वेस्ट वर्जीनिया में, यूएसए में हुआ, और जिसकी थीम थी अनलॉक न्यू वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। 25वीं विश्व जम्बूरी अभी प्रस्तावित है, और ये प्रश्न यदि स्तरीय पेपर बनता है आपका, ये आपको ध्यान रखना, जब आपकी परीक्षा होगी उस समय तक या तो ये विश्व जम्बूरी 2023 जो है वो हो चुकी होगी या होने वाली होगी, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में ये चर्चित रहेगी, इसलिए आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए आपके पेपर में। तो सैमसंग शहर है दक्षिण कोरिया में, सैमसंग आपका एक मोबाइल है, वो मोबाइल भी आपका जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो सैमसंगम नामक एक जगह है दक्षिण कोरिया में, वहीं पे ये जो है जम्बूरी आपकी होगी। ड्रॉ योर ड्रीम्स जो हैं वो इसकी थीम होगी, ये ध्यान रखना। तो हो सकता है कि जगह पूछ ले, हो सकता है कि इसकी थीम पूछ ले, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 23वीं विश्व जम्बूरी गुची किरारा यामा जापान में तो आयोजित हुई थी, लेकिन ये आत्मा की एकता की जगह आत्मा की एकता के बजाय एकता की आत्मा जो है वो इसकी थीम थी। यहाँ पे उल्टा करके घुमाने की कोशिश की है, जिस प्रकार आयोग घुमाता है, तो इस वजह से ये आंसर आपका गलत हो गया। भारत में मिलिट्री स्कूलों के संदर्भ, देखिए मिलिट्री स्कूल जहां भी आपको दिखे हैं, आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत में 5 मिलिट्री स्कूल हैं और 2 मिलिट्री स्कूल राजस्थान में, इन 5 में से 2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मिलिट्री स्कूल खोलने का सर्वप्रथम विचार जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम को आया था, बिल्कुल सही था, 1922 में। 1922 में तो विचार आया, और आपके कैंट हिमाचल में आपको 1925 में कक्षाएं लगना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये आवासीय विद्यालय होते हैं, केवल लड़कों को प्रवेश दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो भैया आपकी गलत है, स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन यहां अपन सही मान के चलेंगे, क्योंकि यहां और सही विकल्प आपको यहां पे मिलेगा नहीं, क्योंकि 2023 का जो अभी वो चलेगा शिक्षा जो सत्र है, शैक्षिक सत्र 2023-24 अभी 22-23 जो चलेगा, उसमें जो है लड़कियों का प्रवेश के लिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है, एक ऑर्डर पास कर दिया है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में केवल 5 मिलिट्री स्कूल हैं, 2 राजस्थान के हैं, सही है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान ध्येय सर्विस बिफोर सेल्फ है, खुद से पहले सेवा, जो पहले सीलम परम भूषणम था। तो भैया ये उल्टा कर दिया है, सर्विस बिफोर सेल्फ तो पहले था, अब तो सीलम परम भूषणम ही है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तो यहां पे तीसरा आ रहा है, तो ये गलत होगा। 1 2 3 और 2 3 4, 1 3 4, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसमें। एक आंसर सही है इसमें, 1 2 और 3, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो ही रहा है, बिल्कुल सही है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत था, तो चौथा इसमें है नहीं। ओके, अब देखिए भारत में मिलिट्री स्कूल खोलने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का। जहां भी मिलिट्री स्कूल आए वहां पे आपको 2 तो डेट ध्यान रखनी है, 1922 और 1925, ठीक है। जॉर्ज पंचम का आपको नाम याद रखना है, और 5 संख्या ध्यान रखनी है, इसमें से 2 राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये जॉर्ज पंचम ने 2.5 लाख का एक देशभक्ति कोष की स्थापना की थी। और जालंधर कैंट है वर्तमान में पंजाब में, उस समय पंजाब में था, आजकल ही हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल की स्थापना की थी। 1925 में इसमें कक्षाएं शुरू हो गई थी। 1954 में इनको पब्लिक स्कूल के रूप में मान्यता दी गई, जो आपकी मिलिट्री स्कूल हैं उनको। 1966 में इनको मिलिट्री स्कूल नाम दे दिया गया। 2007 में इसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नाम दे दिया गया। ये जो है स्कूलें होती हैं वो 6 से 12 तक होती हैं, 1 से 12 तक नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। और कक्षा 6, 9 और 12 में इनको प्रवेश दिया जाता है। भारत में 5 मिलिट्री स्कूल हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देखिए, पहले तो भारत की पहली मिलिट्री स्कूल कहाँ स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, या डेट पूछ सकता है। तो चैल हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अभी ऊपर तो यहाँ पे पंजाब दे रखा था, चैल पंजाब, और अब हिमाचल है। तो ये क्या माजरा है, तो ये ध्यान रखना है कि 1922 में जब ये स्थापना हुई थी तब चेल जो है वो पंजाब प्रांत में पड़ता था, तात्कालिक पंजाब प्रांत में, आजकल ही हिमाचल में है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर इसके 5 साल बाद में अजमेर में हुई थी। आपको पता है अजमेर में और धौलपुर में आपके जो है 2 स्कूलें हैं मिलिट्री स्कूल, एक बेलगांव, एक देखिए 2 कर्नाटक में है, 2 राजस्थान में, 1 हिमाचल प्रदेश में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धौलपुर और जो है चित्तौड़, अजमेर, चित्तौड़ और अजमेर में आपका 2 स्कूल हैं। अब ये धौलपुर के बारे में ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारत की एकमात्र मिलिट्री स्कूल कौन सी है, तो आपको धौलपुर राजस्थान वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान ध्येय वाक्य भी देखिए वहां पे उल्टा कर रखा था, शीलम परम भूषणम था। इससे पहले 2 ध्येय वाक्य और थे, एक तो सर्विस बिफोर सेल्फ यानी खुद की सेवा पहले, और एक था प्ले द गेम। ये 2 ध्येय वाक्य रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में शीलम परम भूषणम है। ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो ये है शाला व्याख्याता, ये शाला व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। DISC का पूर्ण नाम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन जो है वो डाइस का पूर्ण नाम होता है। अगला है स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता तो SMC के सदस्य होते हैं, तो उसमें कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी या वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी होते हैं, शिक्षा मंत्री नहीं होते। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निश्चित सदस्य उस वार्ड गांव में जहां स्कूल स्थित है, तो आपके शिक्षा मंत्री SMC का सदस्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। SSA या सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और 2001 में जो है आपका 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे कौन हैं, तो ये जो है बहुत चर्चित विद्यालय हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जो है वो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान में 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल है राजस्थान में लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है, इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। कोई अध्यापक यदि किसी बच्चे को दंडित करता है तो भाग 17 के अनुसार वो अधिकारी जो अध्यापक है वो दंड का पात्र है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। ये प्रत्येक लाइन एक एक प्रश्न लेके चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC का प्रावधान जो है धारा 21 में भाग 21 में है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भाग 28 के अनुसार कोई भी अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं ले सकता, न किसी बालक को बाध्य कर सकता है निजी ट्यूशन लेने के लिए। अब यहां पे जो अगला है इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का वर्णन करता है, तो इसका
शुल्क संग्रहण का तो बिल्कुल निषेध किया गया है आर्टिकल 2011 में। देखिए, लेकिन इसका 14वां भाग नहीं है, 13वें भाग में ऐसा है कि शुल्क संग्रहण बिल्कुल निषेध किया गया है, कैपिटेशन शुल्क पर रोक लगाई गई है, वो भी सारा धारा 13 पे ही सारा चल रहा है। कैपिटेशन शुल्क आप ले नहीं सकते, शुल्क संग्रह कर नहीं सकते। इसके बाद में यदि कोई ऐसा करता है तो जितना कैपिटेशन शुल्क लेता है उसका 10 गुना तक आपको अर्थदंड लगाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, यदि आपको हमारा कंटेंट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें और आपकी परीक्षा की जो तैयारी है उसको पंख लग सके। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? देखिए, प्रश्न अलग बना है। मेहरोत्रा समिति के बारे में अपन ने बात कर ली है पहले ही। 11 नवंबर 1978 को जब SIERT की स्थापना हुई थी तो मेहरोत्रा साहब ने ही जो है वो इसकी सिफारिश की थी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यदि कंटेम्परेरी इश्यू से रिलेट करके यदि एग्जामिनर पूछेगा तो आपको डेट 14 अगस्त 2018 का ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि यहीं से SIERT को स्टेट आपका RSIERT बना दिया गया है, SIERT को RSCERT बना दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका SIERT था 9 विभाग बताए थे मैंने अभी आपको, 9 विभागों के नाम आपको रटना भले ही नहीं है लेकिन नाम याद जरूर रखना है। CTE अर्थात अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्त जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सारी शामिल हैं। इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी। ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से ITC सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह सम्मिलित है? तो यहाँ पे सभी के सभी हैं, नागरिक भी हैं, सरकार भी है, व्यापारी लाभार्थी समूह भी है, सबके सभी ही इसमें शामिल हैं। एजुसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रेषित हुआ? देखिए साथियों, मैं सीधा आंसर इसमें आपको बताऊंगा, जो है सितंबर 2004 आपका सही आंसर होगा। और इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इसमें एक एक लाइनों में एक एक प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि एजुसेट द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो कितनी भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर में जो राजस्थान में सबसे पहले एजुसेट योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है कि 22 अप्रैल 2006। तो ये आपको प्रत्येक लाइन में एक अच्छा प्रश्न आपको मिलेगा। PDF निकाल के, इसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे से अध्ययन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भारतीय स्काउट एवं गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसका जो आंसर है वो तो आपका दिल्ली होगा। 3 जो है वो ध्यान रखना है। एक तो आपको जिनेवा ध्यान रखना है, विश्व स्काउट का पूछे तो जिनेवा में, भारत स्काउट का पूछे तो दिल्ली में, और राजस्थान स्काउट का मुख्यालय पूछे तो जयपुर में। तो 3 चीजें तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है सिंदल का फूल, सिंदल कमल होता है एक, जो इसका जो है गाइड का चिन्ह है। एक आपको ध्यान रखना है 216 की फिगर, क्योंकि वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो 216 हैं। एक आपको अनिल कुमार जैन का नाम ध्यान रखना है। अनिल कुमार जैन वर्तमान में भारत स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत स्काउट एवं गाइड जो है कब अस्तित्व में आई? 7 नवंबर 1950 को, ये ध्यान रखना है। एक बार ये पूछा गया था प्रश्न कि जो ये आपका स्काउट के जो जन्मदाता हैं, ठीक है, बेडेन पावल, वो भारत कब आए थे? शायद पिछली जो RPSC की भर्ती हुई थी उसी में ये प्रश्न था, तो ये भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया। 2 बार बेडेन पावल आए थे, 1921 और 1937 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। तो धारा 10 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का विकल्प। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल की पहली कक्षा या विद्यालय की प्रवेश कक्षा में प्रवेश पाने होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका 25% जो है वो आपका आंसर होगा। 2 नंबर यहाँ पे आपको करना है। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया तो स्कूल में किस कक्षा में प्रवेश पाने योग्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है 5 साल के बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो 10 साल के को 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है। एक बच्चे को अधिकार है वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करवा सकता है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जा सकता है, कभी भी पूरी साल में कभी भी एडमिशन दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ये भी सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जा सकता है? नहीं, किसी भी बच्चे को RT के तहत प्रवेश, चाहे उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है आयु संबंधी प्रमाण का, फिर भी उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। तो चौथे नंबर का आंसर आपका यहाँ पे विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों का 50% होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों विकसित और लागू करने हेतु उत्तरदायी केंद्रीय सरकार होगा, ये भी सही है। एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल करने या न करने का निर्णय लेने हेतु समुचित सरकार सक्षम है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तो चारों के चारों ही विकल्प यहाँ पे सही है, कोई विकल्प गलत नहीं है। बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून RTE एक्ट 2009 के निम्न में से किस भाग या धारा को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 भाग नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में असत्य है। देखिए अभी अभी ये प्रश्न को रिपीट किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 14 को लेके कैपिटेशन फीस संग्रह का निषेध करने वाला जो स्टेटमेंट है वो धारा 14 नहीं है, 13 है, भाग 13 है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी 21 जो भाग 21 है उसमें SMC की अभी हमने बात की थी, बिल्कुल सही है। भाग 16 है वो दंड से, बच्चों को दंड से निषेध करता है, कोई टीचर उसको नहीं दे सकता। भाग 28 निजी ट्यूशन पर निषेध करता है। तो ये सारे सही हैं, लेकिन ये आपका SMC वाला गलत है। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, वैसी योग्यता कितने समय में अर्जित करेगा। देखिए उस समय तो 4 साल का समय दिया गया था। पहले तो 5 वर्ष का समय दिया गया था कि आप लोग 2015 तक अपनी वांछित योग्यता धारण कर लो, लेकिन बाद में 1 अप्रैल 2015 को 4 वर्ष और बढ़ा दिया था और बाद में 31 मार्च 2019 की डेडलाइन इसमें दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसका खंड 28 शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन प्रतिबंध करता है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। इसका खंड 26 विद्यालय में शिक्षकों को रिक्तियां भरने से संबंधित है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 4 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल शिक्षकों का स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती, ये आपको ध्यान रखना है। धारा 26 जो है वो ये बताती है कि 10% से ज़्यादा टीचर्स के पद नहीं रह सकते। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये RT की इसी धारा की वजह से राजस्थान में RT जो अधिनियम है वो लीड से चला था।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सूची 1 में धारा तथा सूची 2 के संदर्भ दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सारों को सारा ही सुमेलित किया हुआ है। इसके अनुसार धारा 13 जो है, इसके अनुसार किसी भी प्रकार के प्रवेश शुल्क या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता। धारा 14 प्रवेश के समय बालक की आवश्यकता से अधिक प्रमाण पत्र नहीं लिए जा सकते। धारा 15 अंतिम तिथि 3 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को प्रवेश वर्ष पर्यंत दिया जा सकता है। बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा। धारा 16 ये कहती है कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने से किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोध नहीं किया जाएगा, अर्थात बालक को फेल नहीं किया जा सकता। 4 नंबर का विकल्प आपका सही उत्तर होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सूची 1 में धारा तथा सूची 2 में संदर्भ दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 वही बात है। 17 बालकों के शारीरिक को मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता। 21 है मैनेजमेंट एसएम शिक्षक से संबंधित है। धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात है, अर्थात 1 से 5 तक का अनुपात। तो 40 पे 1 टीचर होना चाहिए 40 बच्चों पे, और 6 से 8 में 35 पे 1 टीचर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और धारा 30 है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन आवश्यक नहीं है। बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आप कोई बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते, और उसको बच्चे को पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकते, उसको फेल नहीं कर सकते आपको। तो 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सत्य है? शिक्षा का अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड में लगा था 1870 में, कथन सही है। भारत में सयाजीराव गायकवाड़ थे, 1906 में उन्होंने अपनी रियासत में सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया था, और ये भारत का पहला प्रयास था, ये भी सही है। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कही, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सारे ही इसमें सही आएंगे। 44वां प्रश्न देखिए, इसमें ये जो आपका है शिक्षा के अधिकार कानून 2009 से संबंध में कुछ स्टेटमेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और सारे के सारे ही सही स्टेटमेंट यहाँ पे शामिल किए हैं। इसमें आप एक बार अच्छे से PDF निकाल के उसको देख लेना। फिलहाल आपको उत्तर बता देता हूँ। 4 नंबर का आंसर इसमें होगा। भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? यूनिसेफ के बारे में मैंने पहले भी बताया था। डाइस का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, EMI का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, और न्यूपा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। डाइस का पूर्ण नाम है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है वो उच्च शिक्षा प्रदान करता है। पहले 6 से 8 था, लेकिन आजकल 9 से 12 की शिक्षा भी प्रदान करता है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वहाँ पे आ जाएगा। ज्ञानवाणी क्या है? ये ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM नेटवर्क चैनल है। विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? देखिए, विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकताओं का अध्ययन करना बिल्कुल सही है। विद्यालय में वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करना, ये भी सही है। विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना, ये भी सही है। लेकिन विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन करना विद्यालय मानचित्रण का कोई कार्य नहीं है। भारतीय स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अभी ये पहले एक प्रश्न में इसको डिटेल उसकी व्याख्या वाले पार्ट में सारा दे दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है 7 नवंबर 1950 को ये स्काउट की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE अर्थात अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? तो उदयपुर, कोटा और पाली तो आवंटित है, लेकिन भरतपुर आवंटित इसमें नहीं है। तो 4 नंबर का विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SIRT उदयपुर में नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था SIRT में नूप प्रखंड है। मेहरोत्रा समिति का ध्यान रखना है, 1978 को ध्यान रखना है। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा विभाग, जब अपन ने वहाँ पे पढ़ा था 9 विभागों के बारे में, तो स्त्री अध्ययन से संबंधित कोई विभाग नहीं आया था, इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया था? तो आपको ये ध्यान रखना है 2007 इसका सही आंसर होगा। अब ये एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये करंट से संबंधित करके पूछ सकता है कि लड़कियों को अगले शैक्षिक सत्र अर्थात 22-23 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये वाद प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि ये नियोजन टीम की समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि उसके समाधान में सहायता नहीं करता। 1 नंबर का ही विकल्प आपका इसमें सही करना था। ई मित्र से संबंधित निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना नहीं है ये ई मित्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारत की स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न स्काउट के समूह के एकीकरण की सफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राजा के स्वामी भक्ति की स्वीकार नहीं किया, उसके स्थान पर देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया गया था। ये वाक्य बिल्कुल सही है। 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत में सैनिक स्कूलों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी सैनिक स्कूल देखो वहां पे आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं, जिसमें से 2 सैनिक स्कूल राजस्थान में हैं। वर्तमान में 29 सैनिक स्कूलें पूरे भारत में प्रस्तावित हैं। इनमें से 6 स्कूलें जो हैं राजस्थान में प्रस्तावित हैं। ये राजस्थान में जो 6 स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं? एक जयपुर में होगी, एक अलवर में होगी, एक दौसा में होगी, एक अजमेर आपके उदयपुर में होगी और झुंझुनू में होगी। इस प्रकार ये 6 जो स्कूल हैं वो प्रस्तावित हैं। राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सैनिक स्कूल स्थापित करने का तात्कालिक वी.के. कृष्ण मेनन जो हैं उनका सहयोग रहा। भारत में सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य बिल्कुल सही है, बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति इसकी थीम है। 33 सैनिक स्कूल हैं, ये भी सही है। वर्तमान में 2 सैनिक स्कूल सही हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये स्कूलें सीबीएसई पैटर्न पे चलती हैं, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें होती हैं। पहली जो सैनिक स्कूल थी वो सतारा महाराष्ट्र में हुई थी। अब यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक तो लखनऊ उत्तर प्रदेश वाले और एक जम्मू कश्मीर की जो सैनिक स्कूल हैं वो राज्य सरकार के अधीन संचालित हैं। बाकी सभी स्कूलें जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका रक्षा विभाग है उसके द्वारा चलाया जाता है। लखनऊ सैनिक स्कूल जो है वो चर्चित रही क्योंकि सबसे पहली बार यहाँ पे 9th कक्षा में जो है एडमिशन यहाँ पे सबसे पहले लड़कियों को 2018 में दिया गया था। 2020-21 में जो 6ठी कक्षा में जो भी लड़कियां हैं उनका प्रवेश देना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो 2 सैनिक स्कूल हैं उसमें एक चित्तौड़ की है और दूसरी जो है वो आपकी झुंझुनू की है। तो इसमें जो चित्तौड़ वाली है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 7 अगस्त 1961 में इसको स्थापित किया गया था और बी संकटा मेनन जो है वो ब्रिगेडियर बी संकटा मेनन को इसका प्रधानाचार्य बनाया गया था। और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की जो सैनिक स्कूल है उसका ध्येय वाक्य अलग है, न दैन्यम न पलायनम। और 2018 में जब झुंझुनू में दूसरी सैनिक स्कूल चली तो 27वीं सैनिक स्कूल थी, झुंझुनू में स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय समर्पणाम इसका ध्येय वाक्य था। अब इसमें पात्र अभ्यर्थी के बारे में आरक्षण का कुछ प्रावधान है जो यहाँ पे बताया गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही सैनिक स्कूलें चलती हैं, लेकिन लखनऊ और जम्मू कश्मीर की 2 सैनिक स्कूल ऐसी हैं जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा होता है और बाकी जो स्कूलें होती हैं उनका संचालन एक सोसाइटी के द्वारा होती है जिसको सैनिक स्कूल सोसाइटी कहते हैं। और इस सैनिक स्कूल सोसाइटी में 14 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा रक्षा मंत्री होता है, उपाध्यक्ष सैनिक स्कूल का मंत्री होता है और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। स्कूल स्तर पर कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष ही प्रधानाचार्य होता है इसका, ठीक है। भारत में मिलिट्री स्कूलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन इसमें आपको करना है।
5 मिलिट्री स्कूल हैं। ये देखिए, भारत में मिलिट्री स्कूल खोलने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश सर जॉर्ज पंचम के जहन में 1922 में आया। 1925 में फिर कक्षाएं चालू हो गई थी भाई। कक्षा 6 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें होती हैं, बिल्कुल सही है, जिसमें केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता है, नहीं आजकल लड़कियां भी होती हैं। देश में 5 हैं, राजस्थान में 2 हैं, ये भी सही है। सर्विस बिफोर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। धौलपुर के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, डीडी ज्ञान दर्शन 1, डीडी ज्ञान दर्शन 2, ज्ञानवाणी और एजुसेट के बारे में, सब के बारे में यहाँ पे बता दिया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिलहाल उत्तर बता के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 4 नंबर का विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। ज्ञानवाणी क्या है, एफएम चैनल है, कितने वर्ष में ये चल रहा है, कितने घंटे कौन से विषय का प्रसारण होता है, जीसेट 14 का क्या रोल है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ में बता दी है। सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि ये नियोजन टीम की समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि उसके समाधान में सहायता नहीं करता। ये आपका विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान आईएएस से प्रशिक्षण करता है? शाला व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी अध्यापक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों में मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। तो ये आपका 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। यशपाल समिति जो है वो 1992 में बनाई गई थी। 15 जुलाई 1993 को मानव संसाधन मंत्री, जो विकास मंत्री है, उसको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और यशपाल समिति 1992 का जो उद्देश्य था वो था, विषय जो था वो बिना बोझ के सीखना था। 65वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं, एक को छोड़कर, शिक्षा मंत्री उसका सदस्य नहीं होता, बाकी सब सदस्य होते हैं। 3 नंबर का विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारतीय स्काउट एवं गाइड को इस मानद रूप में चयनित किया था, तो इसको ऑनररी अर्थात पीस मैसेंजर या शांति दूत के रूप में उसको चयनित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 67वां प्रश्न है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका जो आंसर होगा वो तो 75% होगा। 2 नंबर का विकल्प आपका सही होगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कम से कम 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होने चाहिए, और इन 75% अभिभावकों में 50% महिला सदस्य भी होना चाहिए। ये भी एक अनिवार्य शर्त आरटी 2009 की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, तो ये उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। कुछ प्रश्न मुझे लगता है रिपीट हो गए हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता पब्लिक स्कूलों की नहीं है? तो ये विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं, बिल्कुल सही है। ये आमतौर पर नगर के कोलाहल से दूर स्थापित किए जाते हैं, ये भी सही है। ये संस्थाएं बहुत खर्चीली होती हैं, ये भी सही है। लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, इसलिए आम जनता की पहुंच से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे 69 में 4th नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो शिक्षा सुधार से संबंधित स्ट्रेची आयोग नहीं था, क्योंकि स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल पीड़ितों की सहायता से था। तो स्ट्रेची आयोग जो है 1880 में आया था, और 1880 में आए स्ट्रेची आयोग का जो उद्देश्य था वो अकाल पीड़ितों को राहत प्रदान करना था। उस समय जो वाइसराय थे वो लॉर्ड लिटिन थे, और इस आयोग की सिफारिश पर अकाल संहिता की रचना भी की गई थी। प्रबंधन का पोस्ट कोर्ब सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया? तो देखिए, ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका सूत्र का नियामक को भी पूछ सकता है। तो फिलहाल आपका उत्तर होगा लूथर, गुलिक व उर्विक। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो केंद्रीय गवर्निंग परिषद जो है वो इसका सर्वोच्च निकाय है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चेल हिमाचल के बारे में ध्यान रखना है। 1922 में कैंट में ये स्कूल स्थापित हुई थी, पहली आपकी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। 1925 में जो है क्लासें चलना शुरू हो गई थी। 1954 की तिथि को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस साल इनको पब्लिक स्कूल का दर्जा दिया गया था। 1966 में जो है इन स्कूलों को मिलिट्री स्कूल नाम दे दिया गया था, जबकि 2007 में इनका नाम, वर्तमान नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में 5 मिलिट्री स्कूल हैं और इन 5 में 2 यूपी में हैं, 2 राजस्थान में हैं और 1 आपका हिमाचल में है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे बता दिया। धौलपुर के बारे में परम वो ध्येय रखना है। सील वाक्य, सीलम परम भूषणम के बारे में जरूर आपको ध्यान रखना है। और सर्विस बिफोर सेल्फ और प्ले द गेम नामक जो पहले ध्येय वाक्य थे, हालांकि वर्तमान में परम सीलम परम भूषणम है, लेकिन सर्विस बिफोर सेल्फ और प्ले द गेम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कोई प्रश्न घुमा के यहाँ पे पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? तो डाइस जो है, DICE, डाइस जो है वो आपकी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय मानचित्र के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? तो विद्यालय की वर्तमान अवस्था का अध्ययन करता है विद्यालय मानचित्रण, बिल्कुल सही है। विद्यालय की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करता है, ये भी सही है। विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन है, ये भी सही है। विद्यालय के नेटवर्कों में संशोधन ये नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कि मुद्दालियर शिक्षा आयोग का इसमें क्या अर्थ था? 1963 में जब फ्रांस में सबसे पहले विद्यालय मानचित्रण का आविष्कार हुआ था, तब राजस्थान में, भारत में क्या स्थिति थी? जो है विद्यालय मानचित्र और मुद्दालियर शिक्षा आयोग के बीच क्या संदर्भ था? विद्यालय मानचित्रण समिति में 6 सदस्य ही न्यूनतम क्यों रखे गए और 22 सदस्यों से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? ये सारी डिटेल्स जो हैं PDF में दे दी गई हैं, आप इसको प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब की गई? तो 7 नवंबर 1950 शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इससे संबंधित सारी डिटेल्स नीचे दे रखी है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैं जाते जाते ये बता दूं कि स्कूल प्रबंधन के 10 पेपरों की एक सीरीज हमने चालू कर रखी है और सभी प्रश्नों का स्तर सामान्य से ऊपर रहेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर के अनुरूप रहेगा। इन 10 पेपर में जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसकी PDF आपको उपलब्ध होगी और PDF में प्रत्येक प्रश्न का जो व्याख्या वाला पार्ट है उसमें एक प्रश्न के साथ उससे संबंधित उसके आसपास जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं उसको व्याख्या वाले पार्ट में हम डाल के आपके लिए एक परीक्षा में महत्वपूर्ण एक ग्रेवी बना के हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का परचेजिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियोज के साथ ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर रूप से चलते रहे और इस कामना के साथ कि आप अपने RPSC स्कूल लेक्चर में एक सीट अपने लिए निश्चित रूप से पक्की करेंगे। इसी कामना के साथ आज के लिए अलविदा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।